तो हेलो बच्चों, क्लास 9 न्यू सिलेबस केमिस्ट्री के हिसाब से हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब हम ये तो जानते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ये दो चीज़ें तो हमें पता है हर हाल में, ठीक है। अब हम आगे इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ये किस बात पे डिपेंड करते हैं, तो हमने उस दिन एक बात की थी कि डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होती है और डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होती है। तो सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है और सॉल्यूट वो है जिसकी क्वांटिटी कम है। अब जब भी जिंदगी में कंपैरिजन आ जाता है तो वही मैथ्स का आना शुरू हो जाता है। अब वो मैथ्स ये बताएगा कि आपको कि कितना ज्यादा सॉल्यूट है और कितना कम सॉल्यूट है। सो इफ द सॉल्यूट इज मोर, इफ द क्वांटिटी ऑफ solute becomes more and more, we say the solution is becoming concentrated. Solution is becoming concentrated. ठीक है, बट अगर इफ क्वांटिटी इज गेटिंग लो एंड लो एंड लो, देन वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइल्यूट। जैसे कि मान लो एक शुगर पेशेंट को तुमने मारने के लिए मारना है तो तुमने पानी में खूब चीनी मिलाकर घोल के दे दी, क्योंकि वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड। और अगर हमने उसको बचाना है तो वो घरों पे आपने देखा होगा कि मैं फीकी चाय पीता हूँ, मैं शुगर कम पीता हूँ, चीनी कम पीता हूँ, तो मतलब वो डाइल्यूट हो गई है। लेकिन कितनी कम पीता है, कितनी ज्यादा पीता है, एक कॉन्सेप्ट ये तो मैंने मजाक में आपको बताया, लेकिन इसका एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट जो दूसरा है वो मेडिसिन है। आपकी जो मेडिसिन हैं उसमें कितना क्वांटिटी एक सॉल्ट की होगी और कितनी क्वांटिटी सॉल्वेंट की होगी वो बहुत डिपेंड करती है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो अगर घर में आपके पास कोई कफ सिरप है या कोई लिक्विड मेडिसिन है तो आप उसके बैक साइड में देखेंगे जहां इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन लिखी होती है वहां उन्होंने एक बहुत अच्छी सी चीज वहां एक चीज लिखी होती है, वो कई बार ऐसे निशान लिखा होता है W/W% या M/M% या V/V%। तो इसका मतलब होता है या W/V%। तो ये बताता है कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें मास बाय मास का कंपैरिजन कितना है, वेट बाय वेट का कंपैरिजन कितना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज कितना है, कंपैरिजन कितना है, या वेट पर वॉल्यूम का कितना है। मतलब ये सारी क्वांटिटी आपस में मिली जुली हैं। तो हमें इनको अच्छे तरीके से एक एक करके पढ़ना है क्योंकि यही रियल लाइफ में काम आता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज 8th क्लास का है और मैंने 8th क्लास के बच्चे को हम बहुत बार बोलते हैं कि तुम्हारा पीछे तब तुम्हारे पीछे आएगा जब आप +1 +2 में आएंगे साइंस में। तो अब ये परसेंटेज का मतलब क्या? कंपैरिजन विद 100, कंपैरिजन विद 100, गॉट इट। तो मास परसेंटेज क्या बोलती है? मान लो आपके पास दो कंपोनेंट है ए और बी, ए इज अ सॉल्यूट एंड बी इज सॉल्वेंट, बी इज सॉल्वेंट। सो ये दोनों है। अब आपको मजेदार बात यह है कि आप दोनों की परसेंटेज निकाल सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ एक ही की निकाल सकते हो। तो मान लो मैं कहता हूं कि ये सॉल्यूट है, द वेट ऑफ सॉल्यूट ए इज WA एंड द वेट ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है भैया? WB। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब मुझे किसकी परसेंटेज, मान लो पहले हम सॉल्यूट की निकालते हैं, तो हम बोलेंगे द मास परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, तो सॉल्यूट की हमने कितनी मानी है? WA, तो हम उसको WA लिख देंगे डिवाइडेड बाय WA प्लस WB। वाई? बिकॉज इट विल गिव मी द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कुछ ऐसा ही है कंपैरिजन में जैसे आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी। तो जब 8th क्लास में हमने आपको पढ़ाया था मैथ, तो हमने ये कहा था कि जिसकी भी परसेंटेज निकालनी होती है उसको ऊपर रख देते हैं प्रॉफिट और डिवाइड करते हैं बेस से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से।
ठीक है, तो ये वही चीज है, किसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी, ए की, तो ए का वेट हमने ऊपर रखा, बेस मतलब टोटल, यहाँ कॉस्ट प्राइस आता था ना, तो टोटल, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी टोटल आ गया इनटू 100। अगर ऐसे ही आपको मास परसेंटेज ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, ठीक है भैया, मास परसेंटेज ऑफ बी, अब किसका वेट ऊपर आना चाहिए, बी का, किसका आना चाहिए, बी का। तो आपको ये पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, पॉइंट ऑफ अलर्टनेस है कि यहां जाके आपको ध्यान रखना है कि आप किसका निकालने जा रहे हो। तो इट विल बी डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। गॉट इट एवरीवन, यस और नो, बात समझ आ गई बच्चों। अगर हम यही, अब ये मास परसेंटेज थी, मैं यही कह देता हूं कि नहीं नहीं यार मुझे वॉल्यूम में चाहिए, वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी, दोनों का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, ये एक तरीका है इसको फाइंड आउट करने। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, मास और वेट वैसे दो अलग क्वांटिटीज होती हैं व्हेन वी टॉक इन फिजिक्स। ठीक है, ये हमारी लोकल भाषा में चल पड़ा है अब, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, वैसे ये दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर टेक्निकली अगर आपने बोलना है तो वेट की जगह यहां यूज हो जाएगा वर्ड मास ऑफ सॉल्यूट ए, मास ऑफ सॉल्यूट बी, सॉल्वेंट बी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब इसके आगे हम एक और चल रहे हैं, एक और वर्ड आप पढ़ेंगे वहां, पी पी एम, पीपीएम। हम इसमें भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस बताते हैं, ठीक है, या उसकी कॉम्पोजिशन बताते हैं। तो वो क्या होता है, व्हाट इज पार्ट्स, पीपीएम दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, परसेंटेज क्या था, पर सेंट, सेंट मीन्स 100, अब उसने कहा पर मिलियन, तो वहां मल्टीप्लाई बाय किसके हुआ था, 100 से, यहां किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, मिलियन से, सिंपल से बात, तो घबराना नहीं है। सो पीपीएम ऑफ ए, सो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 10⁻⁶। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि प्रभु ये करना क्यों है, क्यों हमारे बैठे बैठे दिमाग में पीपीएम आ गया, हम अच्छी वाली तो परसेंटेज में जिंदगी गुजार रहे थे, यस नो, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, इसमें क्यों हमने एक नया कॉन्सेप्ट लगा के दे दिया, क्योंकि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत बहुत कम होती है, हमारी डेफिनेशन से भी कम होती है। ठीक है, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं, जैसे हैवी वाटर, जो न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होता है, हैवी वाटर, तो वो एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उसका एक ऑक्सीजन के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसको हम हैवी वाटर बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि उसका मतलब क्या, आइसोटोप्स क्या होते हैं और वो क्या क्या चीजें होती हैं, तो वहां डिफाइन करेंगे। अभी मैं करूंगा तो फिर थोड़ा लेक्चर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इट इज ppm ऑफ ए दैट इज वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है जी, अब हमारे पास हमें क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स, तो हम एक सिंपल न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम यहाँ। सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ है, ये कुछ और मत समझ लेना, कि इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो अब ये ऑक्सैलिक एसिड जैसा शब्द तुमने जिंदगी में पहली बार सुना है 9th क्लास में, तो घबराना नहीं, ये भी एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अभी इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं हम, एसिड मानो इसको। ठीक है, इज डिजॉल्व इन 500 मिलीलीटर ऑफ, इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन पे है, 500 लीटर पर। ठीक है, और डेंसिटी कितनी है, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है,
फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर जब हमें इस क्वेश्चन को करना है, आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। पहला, कभी भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्यूशन में लेते हैं तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिखते हैं। सो ये 11 ग्राम, ग्राम क्या है? मास। किसके यूनिट्स हैं? मास के। 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो हम यहां लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, एंड दैट इज इक्वल टू कितना है? 11 ग्राम। दैट इज इक्वल टू 11 ग्राम। ये पहली बात समझ आ गई आप लोगों को। देन दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना कह रहा है वो? 500 मिलीलीटर। ये बात समझ आ गई। अब आप रफ में हमेशा क्या करना, आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बता रहा हूं कि फॉर्मूला पहले रफ में लिख लेना, जो भी आपको पता है, क्योंकि वो क्या मांग रहा है? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सो व्हाट विल यू से? मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? या फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, अनदर वे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है प्रभु? तो अगर अब आप कंपैरिजन करो जो चीजें आपको दी हैं और जो चीजें आपको चाहिए उसमें क्या क्या है। देखो वहां आपको ये वेट ऑफ सॉल्वेंट ये बन जाएगा 11 ग्राम, क्योंकि वही मिला रहे हैं ना प्रभु आप। तो आपने जब कहा डिसॉल्व, इसका मतलब सॉल्यूट पता चल गया ऑक्सैलिक एसिड है, उसका वेट कितना है? 11 ग्राम, ये पता चल गया आपको। अब यहां से वेट ऑफ ए भी पता चल गया, लेकिन वेट ऑफ बी नहीं पता भैया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर कंबाइंडली हमें टोटल मास नहीं पता है, ठीक है? तो इट मींस ये कहीं से चाहिए मुझे। अब मैं देखता हूं, उसके आगे पढ़ता हूं क्या बोल रहा है वो। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम मिलीलीटर। लिख लो इसको, डेंसिटी को। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है प्रभु? अब डेंसिटी क्या होती है मैथ्स में? तो डेंसिटी का फॉर्मूला भैया सबको पता होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, तो ये सारा काम आपका दिमाग में चलेगा जो मैं ये साइड में लिख रहा हूं रफ में। इट मींस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मींस डेंसिटी ऑफ मास, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये दो क्वांटिटी से निकलेगा ना आपका मास ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है? 1.1। मास ऑफ सॉल्यूशन पता ही नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है क्योंकि इसने वो भी दिया हुआ है आपको, 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना वहां, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 500। सो अब आपको पता चल गया कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने वैल्यू भर दी। अब ये वाली क्वांटिटी आपकी निकाली जा सकती है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहां क्या लिखेंगे? दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ solution divided by volume of solution, which is equal to 1.1, ठीक है? Now what is mass of solution? तो that is 1.1 into ये वाली क्वांटिटी यहां चली जाएगी, that is 500, 11/10 into 500, that is cancel, और ये आ जाएगा 5500 ग्राम। गॉट इट? ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब हमें क्या चाहिए था? मास परसेंटेज। तो वो क्या चाहिए था? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 1.1 ग्राम। तो नहीं, कितना दिया है आपको? उसने आपको 11 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 11 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आपने अभी अभी ताजा निकाला, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट करके। तो 11 5 52, तो आपके पास 2% सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? 2%। इसीलिए इन क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन लेंगे हम। सो हमारा क्वेश्चन है बच्चे, कैलकुलेट द मास
ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंड द मास ऑफ वाटर, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, 25% ऑफ सॉल्यूशन। तो वो कह रहे हैं जो सॉल्यूशन है उसका मास है 250 ग्राम, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 250 ग्राम, मतलब दोनों का है। अब इसमें ए भी है और बी भी है, मतलब ग्लूकोज भी है और वाटर भी है। नाउ मास percentage of solution, that is 25%. It means 25 parts are of glucose and 75 parts of water. ये मतलब है इस चीज का बच्चे, 25 पार्ट्स उसके होंगे और 75 पार्ट्स उसके होंगे। अब वो कह रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ग्राम, यस और नो, ठीक है, और ये 25 ग्राम का वो हो गया आपके पास। सो इट मीन्स द मास ऑफ ग्लूकोज is 25% of 250 ग्राम सॉल्यूशन। ये मतलब हुआ इसका 25 ग्राम ऑफ 25% ऑफ 250, क्योंकि 250 टोटल दिया हुआ है आपको। अगर ये क्वांटिटी नहीं दी होती तब शायद हम कुछ और खिटपिट करते हैं, ठीक है। मैं इसको बेसिकली सिंपल परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं अभी आपको। ऑन द अगेन द मास ऑफ वाटर that will be definitely 75% of 250. Now let's write it down. 25 upon 100 into 250. 0 and 0 get cancelled. 25, 625 divided by 2. So that comes out to be 31.25 ग्राम, ठीक है जी। ऐसे हम सेकेंड का करते हैं, 75 upon 100 into 250, 0 and 0 get cancelled, okay, 2 and this is 5, 5 to the 10 and 5 5 the 25। ये बात समझ आ गई सबको? 5 5 the 25, 2 5 7 the 35 and 375 upon 2, and that comes out to be 187.5 gram, and that's your answer. So here it is 187.5 और ये आ गया 31.5। तो पहले हम इनको ऐड करके देखते हैं कि क्या उतना बन भी रहा है। 187.5 और हमारा निकला 31.25। ओ माय गॉड, दिस इज 57.812। ये तो आ ही नहीं रहा 250 ग्राम। इट मीन देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। तो अब हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं। हमने मास ऑफ ग्लूकोज यहाँ कैलकुलेट किया 25 upon 10। फिर हमने क्या किया, यहां से 2 कैसे आ गया भैया हमारा यहाँ? 25 625, 2 कहां से आ रहा है, जबकि इसको तो 10 होना चाहिए था। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिस्टेक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, 62.5, ठीक है। एंड देन इट्स टोटल विल बी 250 ग्राम। तो ये आपको क्या करना है कि जब आपने दोनों चीजें निकाली उसको री-वेरीफाई जरूर कर लेना है कि क्या वो चीज सेट आ रही है कि नहीं आ रही है। सो नाउ दिस क्वेश्चन वी हैड डन ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल परसेंटेज कॉन्सेप्ट से, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं भैया, नहीं 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 सर ऐसे थोड़ी नहीं होता है भाई, हमें तो वो जो टीचर ने मुझे बताया था, जो मेरी बुक में लिखा वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब याद रखना बच्चे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इन एक ही न्यूमेरिकल को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहे हैं। आपने क्वेश्चन तो पकड़ा, समझा, ठीक है। अब अलग अलग बच्चा उसको अलग अलग तरीके से समझेगा। जो लॉजिक से चलेगा, जिसने रूट लर्निंग नहीं की है, जिसने रट्टा नहीं मारा है, वो तो फटाफट इसको इस मेथड से कर लेगा। उसको पता चल जाएगा कि 250 ग्राम था मास ऑफ सॉल्यूशन। 250 ग्राम में 25% का सॉल्यूशन बना। इसका मतलब जो 25% है वो सॉल्यूट का है और 75% जो हुआ वो वाटर हुआ, सॉल्वेंट, ठीक है।
दोनों को मिला देंगे तो 250 ग्राम होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, तो उनके लिए हम एक जो एक्चुअल मेथड है वो समझते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से। वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को बोला है मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन दिस एंड देन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वो ये बोलेगा, ये फॉर्मूला है ना आपके पास, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही हो गया ना, जो अभी हमने पहले भी आपको बताया कि नीचे तो टोटल ही लिखा जाता है। सो इसमें बच्चे हम डायरेक्टली मास परसेंटेज आपको यहाँ उसने डायरेक्टली दी है, तो आप यहाँ 25 लिख सकते हो। वेट आपको फाइंड आउट करना है और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन वो भी आपको 250 ग्राम दिया है, इनटू 100 कर दो। तो व्हाट विल बी द डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 25 इंटू 250 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल, 625 अपॉन 10, अगेन वही आंसर आ गया 62.5। अब आपको वेट ऑफ ए निकालना है, तो उसको सीधे टोटल मास से माइनस कर दो 62.5 को, एंड यू विल गेट A187.5। नो इशू। प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तब मुश्किल हो जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में साथ साथ होना चाहिए कि अगर कहीं फंस जाओ तो आप इस कॉन्सेप्ट को पता चले, मतलब इन डेप्थ आपको पता चले कि हुआ क्या। आपने 187.5 ग्राम का पानी लिया और उसमें 62.5 ग्राम की ऑक्सैलिक एसिड डाल दी, या सॉरी ग्लूकोज डाल दी, बन गया वो। बात तो वही है दोनों की, समझने का नजरिया आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं अब हम। तो हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन। A solution is prepared by dissolving 5 ग्राम of urea in 95 ग्राम of water. No problem. ये solute हो गया आपके पास यूरिया और solvent is a water. अब हो रहा है find the mass percentage of solution. तो मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने कहा था मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, रिमेंबर? तो वो एक तरह से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ही मानी जाती है। ठीक है, उसको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ही बोलते हैं। तो अल्टीमेटली आपको यहां क्या निकालना है, पहले गिवन थिंग्स, मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास कितना भैया, डब्ल्यू ए इक्वल टू 5 ग्राम, ओ माय गॉड। मास ऑफ वाटर डब्ल्यू बी दैट इज इक्वल टू 95 ग्राम, ओके नो प्रॉब्लम। तो इन दिस क्वेश्चन यू गॉट डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी, करेक्ट? तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आपको मास परसेंटेज चाहिए तो उसका फॉर्मूला लिखो, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, यही है ना फॉर्मूला भैया। तो वो डब्ल्यू ए कितना है 5, नीचे कितना होगा 5 प्लस 95 इंटू 100, सो दैट इज 5 अपॉन 100 इंटू 100। योर आंसर शुड बी 5%। आपका आंसर कितना आ जाएगा 5%। सो बच्चों हमने यहाँ न्यूमेरिकल कर लिया, अब ये 9th लेवल का है। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन या उन तरीकों की। सो आपको पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि जो सॉल्यूशन बनता कैसा, सॉल्यूशन में दो सब्सटेंसेस रिएक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। होता ये है कि ये जो सॉल्वेंट है वो अपने इंटर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस में दूसरे सॉल्वेंट के स्पेस को जगह दे देता है बैठने की। ठीक है, तो अब इसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। पहला वो है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कोई चीज तभी दिखती है कि जब लाइट उस पर पड़ती है और वापस आती है। अब वो मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे हैं। इट्स मींस इस केस में क्या हो जाएगा कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्यूशन में कि सॉल्यूट मिला हुआ है, और उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है जैसे नमक को पानी में डाल दो आप और घुमा दो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी में नमक मिला है कि नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वो नमक के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये थोड़े से बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स और ये लाइट को स्कैटर करते हैं, वापिस आते हैं। तो जब इनका सॉल्यूशन बनता है तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जैसे कि क्रीम, आपने ऑयल लिया, पानी लिया, वैसे इनको मिलाओ तो वो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप उसको बड़े हाई लेवल पे घुमाएंगे या फैंटा करेंगे, या जैसे वो आप मोमोज के साथ मियोनी खाते हो, चटनी वगैरह,
तो वो बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा मिल्क। तो पानी और दूध दोनों को अगर उनको दोबारा मिलाना चाहो तो वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशंस है। इसके बाद आता है सस्पेंशन, सस्पेंडेड। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपने दोनों मिक्सचर बनाया, पहले तो वो खूब अच्छे से मिल गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड दे गेट सेटल डाउन, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू कर देंगे। तो पहले तो वो स्कैटर कर रहे थे लाइट को, फिर बाद में वो पार्टिकल्स और पानी अलग होना शुरू हो गया एंड दे गॉट सेटल डाउन। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। हमको इनको समझना पड़ता है कि कैसे कैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज होता है। ये सब कुछ आपको बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम सिखाएंगे कि कैसे। इसमें क्या हो जाता है कि ऐसे ही जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वहां हम एक और वर्ड यूज करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो मीडियम मतलब सॉल्वेंट और डिस्पर्स फेज सॉल्यूट, ठीक है। तो इमल्शन वो पार्ट है जहां डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। अलग अलग तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं, उनमें से सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें से एक पर्टिकुलर केस उठाकर इन्होंने बोला है एंड दैट इज कॉल्ड इमल्शन, जिसमें दोनों वो होते हैं। इसका एक और एग्जांपल पेंट, आपने वो एशियन पेंट्स की एड भी सुनी, इमल्शन, इमल्शन करके एक आता है उसमें वर्ड, इमल्शन कर देंगे, ये कर देंगे वो। अगर आप ऐड सुनेंगे, मैं भी भूल गया, बचपन में हम भी सुना करते थे, उसमें लिखा भी होता है इमल्शन। अगर एशियन पेंट का डब्बा आप लोगे तो उसमें नीचे लिखा होगा इमल्शन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इमल्शंस, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद एक होता है ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट ये कहता है कि जो माइक्रोस्कोपिकल जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी टिक के नहीं बैठते, दे आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन। वो रैंडम मोशन में रहते हैं 24 घंटे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे कि पोलन ग्रेन्स को लो आप और पानी के ऊपर थोड़ा सा डाल दो, तो आपको दिखेंगे वो मूव करते हुए हल्के से, पर पूरी नहीं कवर हो जाए, थोड़ा सा, नहीं तो वो उतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी। तो ब्राउनियन मूवमेंट है, दैट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट मूव फ्रॉम हियर टू देयर आर इन ऑलवेज इन रैंडम मोशन, हमेशा घूम ही रहे हैं वो। तो दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। आई एम नॉट गिविंग यू द टेक्निकल डेफिनेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू, मैं आपको टेक्निकल कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ अभी आपका पिक्चर क्लियर कर रहा हूं माइंड से कि ये चीजें क्या होती हैं। फिर जब आप डेफिनेशन को पढ़ोगे तब आप इसको इंटर रिलेट करके समझ सकते हो। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आस्क सर इतनी सारी डेफिनेशन कैसे याद करनी, ये कैसे करनी है। साइंस पढ़ने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इंटर रिलेशन लेकर चलो और लाइफ के साथ लेकर चलो। जैसे इमल्शन है, कोलॉइडल इमल्शन है, तो आपको अब एशियन पेंट से याद आएगा इमल्शन। जिस कमरे में आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो वहां आसपास पेंट लगा होगा तो पता चल जाएगा कि इमल्शन है भैया ये। तो नहीं तो सुबह मम्मी ने जाते हुए एग्जाम देने से पहले दूध पिलाकर भेजा होगा, जा बेटा दूध, टेक एनर्जी और तगड़ा दूध कर पेपर करके आई हो। लेकिन ये भी होगा कि कुछ घरों में दही खिलाया होगा, तो अलग हो गया ना पानी और फैट। तो आप वहां से देखो, आपकी लाइफ में से आप ढूंढोगे साइंस पढ़ने के लिए, सो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। हाँ, रटकर करना तो फिर आगे साइंस मत लेना। अगर आप साइंस को रटकर पढ़ना चाहते हो तो हाथ जोड़ प्रार्थना कि भैया आगे लिए +1 +2 में साइंस मत लेना, क्योंकि साइंस आप तब लो जब आप अपना अपना लॉजिक लगा सकते हो, एक नई इन्वेंशन कर सकते हो। क्रिएशन मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज कल ही तुम आइंस्टीन बन जाओ, पर किसी चीज को देखने का नजरिया अगर आपका डिफरेंट है तब देन यू आर अ साइंटिस्ट। साइंस लेने का फायदा है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज होती है टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट उन लोगों को बहुत उसमें दिखता है जो लोग सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं सेफ के लिए पहाड़ों में। तो कई बार आप देखोगे जब सनलाइट आई रही होती है तो वो छन कर आती है सनलाइट, उनमें से कुछ आपको उनका पाथ नजर आता है, पेड़ों से ऊपर देवदार के पेड़ों से जब लाइट नीचे को आती है तो उनका कई बार पाथ भी नजर आता है, वो बड़े डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं। या आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो और आपको पनिशमेंट के तौर पे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और एक छोटी सी होल से छोटी सी लाइट आएगी, तो अगर आप उस रे ऑफ लाइट को देखोगे तो उसके बीच में आपको पार्टिकल उड़ते नृत्य करते हुए नजर आएंगे, इधर उधर नाचते हुए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको सॉल्यूशन में पढ़नी होती हैं। उसके बाद
फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन भी कई तरह की फिल्ट्रेशन होती हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना। अब यहाँ डिपेंड करता है कि फिल्टर पेपर का साइज क्या है और आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट का साइज क्या है। जैसे आटा, आजकल तो बच्चे घर पे काम नहीं करते हैं, पुराने बच्चे जब काम करते थे तो उनको पता है आटा गूंदना है, तो उसके पहले आटे को छानते हैं वो, तो दैट इज अ फिल्ट्रेशन। ठीक है, वो भी एक फिल्ट्रेशन है, समझ गए। ऐसे ही जब पनीर बनाया जाता है तो वो जो दूध को फाड़ के जो निकला होता है उसको एक कपड़े में बांध देते हैं, फिर उसमें वेट डालते हैं, तो वो फिल्टर हो रहा है, पानी फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है और सस्पेंडेड पार्टिकल, तो वो जो आपके बाकी पार्टिकल्स हैं वो वहां रह जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोएगुलेशन है। कोएगुलेशन मतलब मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ जाना विदाउट मेकिंग अ रिएक्शन, समथिंग लाइक दिस। ये जितनी बारिश होती है कोएगुलेशन है। वाटर वेपर जो होते हैं ऊपर जाते हैं, एक प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर वो एक दूसरे के क्लोज होकर बूंद बना देते हैं, और वो बूंद छन करके नीचे टपक करके गिरती है। गॉट इट? ठीक है, ये समझ आ रही है बच्चे आपको। ऐसी और भी फिल्ट्रेशन हो गया आपके पास, अनसैचुरेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ये वैसे +1 में पढ़ाई जाती थी। तो अब हमें, मतलब पहले मैं सोच रहा था कि एक ही पार्ट में खत्म कर दूंगा ये सब कुछ, अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए 5-6 पार्ट्स बनाऊं जिसमें एक एक टॉपिक को पकड़ के पूरा एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, तो ये इसके आपके +1 के साथ इसका रिलेशन चलेगा, +1 +2 की साइंस के साथ, क्योंकि पहले वहां के पार्टिकल थे ये, सॉरी चैप्टर थे ये, और आप पढ़ने में आपको मजा आएगा, क्योंकि हम बहुत साल पहले बोलते थे कि जो हम 10th में साइंस पढ़ते +1 में बोलते हैं वो गलत है, क्योंकि वो इलेबोरेट होकर आती थी। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एटम इनडिस्ट्रक्टेबल है, 7th क्लास तक पढ़ा, उसके बाद पता चला नहीं, एटम में भैया न्यूक्लियस भी होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी होता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत कुछ होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन्स, क्वार्क, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब तक आप साइंस को अपनी रियल लाइफ के साथ जोड़कर उसको नहीं सोचकर पढ़ पाओगे, तब तक आप साइंस नहीं रख सकते हो, मतलब समझ नहीं आ सकती आपको। रटना एक अलग बात है, रट तो आप सकते हो, रट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको आप पढ़ें, पहले आप टॉपिक को पढ़ लें नेक्स्ट पार्ट के आने से पहले, फिर उसको रिलेट करना कि हमने कैसे उसको कॉन्सेप्ट को एंड किया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।